गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हो गए 4 जून और 4 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से ली ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट ला सके और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, हमने हाल ही में स्टैटिक जीके का एक वीडियो जो है वो हमारे चैनल में अपलोड किया। उस वीडियो में प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के जितने भी लीडिंग जो पोजीशन है उनमें कौन कौन से अधिकारी हैं उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी एग्जाम आप यूपीएससी की प्रीलिम्स दे दो, जीपीएस आप कोई भी स्टेट पीएससी की एग्जाम दो, रेलवे, एसएससी, इन सब में मित्रों स्टैटिक जीके के 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं जिसकी वजह से आपके जो 2 या 3 मार्क्स जो है वो सीधे आपके पास आ जाते हैं। तो इसीलिए मित्रों हमने ये वीडियो जो है वो बनाया। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ओके। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में चीन में किस स्ट्रेन से मनुष्य से संक्रमित होने वाला विश्व का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है ए H1N3 वायरस। तो जो ये H1N3 वायरस है ये मित्रों ज़्यादातर ये वायरस पक्षियों में पाया जाता है और इंसानों में पाया गया ये पहला मामला है। विश्व का ये पहला मामला है जो पक्षियों से इंसानों में जो है वो संक्रमित हुआ है। ओके। इस वायरस के बारे में बात करें मित्रों तो H1N3 एक प्रकार का बर्ड फ्लू वायरस है जो दुनिया भर के जो जंगली जलीय जो पक्षी होते हैं उनमें ये बीमारी आमतौर पर पाई जाती है। यह घरेलू कुक्कुट प्रजातियों और अन्य जो पक्षियों जो पशु प्रजातियों उनको संक्रमित कर सकती है। एवियन फ्लू वायरस का संक्रमित जो है वो पक्षियों की लार, बलगम और मल से फैलता है। जब यह वायरस पर्याप्त जो मात्रा होती है उनमें मनुष्य की आँख के, नाक को और मुंह में चला जाता है और उन लोगों को संक्रमित करता है। मनुष्य में ये जो वायरस है वो उतना ज़्यादा असर नहीं होता। अभी हाल ही में ये जो मामला चाइना में दर्ज किया गया है उनमें उस मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई, पर हाँ अभी वो ठीक है। पर यह एक पहली घटना ऐसी बनी है कि भाई पक्षियों में फैला हुआ वायरस जो है वो इंसानों में भी दिखाई दे रहा है। ओके। अब चाइना में आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस भी चाइना में से ही फैला है। अब पता नहीं कि चाइना रोज बरोज ये ऐसा कैसे नए नए वायरस जो वो लेकर आती है और दुनिया को वो जीने देती नहीं है। सो हम दुआ करते हैं कि चाइना जो है वो रुक जाए और सभी के जो जीवन जीते हैं उन लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरह से जीने दें। ओके। अब मनुष्य में H1N3 वायरस जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहले मित्रों व्यक्तियों के बीमार या जो मृत घरेलू पक्षी होते हैं उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप किसी भी पक्षी को देखें वो मरा हुआ है अथवा कोई पक्षी जो है बीमार है तो उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए और जितना हो सके जीवित पक्षियों के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। लोगों को इस समय खाने की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को मास्क पहनना चाहिए। आत्म सुरक्षा हेतु जागरूक रहना चाहिए। साथ ही बुखार आए या श्वसन की जो संबंधित जो भी लक्षण आप दिखे तो तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करें। ओके। ज़्यादातर ये वायरस जो है पक्षियों में ही फैलता है तो आप सब ध्यान रखना बिकॉज ऑफ अभी कोरोना वायरस भी और म्यूकर माइक्रोसिस ये सब वायरस जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है सी एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो हाल ही में हमारे जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा एक हॉर्टिकल्चर जो क्लस्टर है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है।
इसमें बार हॉर्टिकल्चर क्लस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है और 10 लाख रुपए तक का जो क्लस्टर का बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करने को कहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ई गोपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है डी, गिरिराज सिंह। तो हाल ही में मित्रों ई जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल्स जो मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उनके द्वारा ई गोपाल ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। इस ऐप के साथ साथ गोपाल रत्न अवार्ड भी डेयरी सेक्टर में दिया जाएगा। आप सब जानते ही होंगे कि भारत जो है मित्रों मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है, दुनिया भर में सबसे पहले नंबर के मिल्क प्रोडक्शन में भारत आगे। भारत में आप सब जानते ही होंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया है तब से मित्रों भारत में जो है वो मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। डेयरी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। डेयरी प्रोडक्शन की जो मांग है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उनमें से कई ऐसी नई नई चीज़ जो है वो बनती है और इसीलिए मित्रों मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल जो हस्बेंड्री मंत्री है गिरिराज सिंह, उनके द्वारा ई गोपाल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में वृद्धाश्रम के लिए एक योजना लॉन्च की जाएगी? तो इसका आंसर है बी, कर्नाटक। तो हाल ही में मित्रों कर्नाटक में वृद्धाश्रम के लिए एक योजना जो है वो लॉन्च की जाएगी। ओके, अब इसके बारे में हम बात करें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और उनका कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार वृद्धाश्रम स्थापित करने से संबंधित अपने वैधानिक दायित्व का पालन करने में राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से विफल रही है। इसीलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में वृद्धाश्रम जो है वो स्थापित किए जाए। साथ ही में ये कानून कहता क्या है? तो कानून की धारा नंबर 19 यह कहती है कि राज्य सरकार चरणबद्ध रीत से सुलभ स्थानों पर और जितने वह आवश्यक समझे उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी, उनका अनुरक्षण करेगी और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम तो स्थापित किया जाएगा ही, स्थापित करना ही होगा, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। ओके, और अभी आप सब जानते होंगे कि माता पिता के पालन पोषण, वरिष्ठ नागरिकों के पालन भरण पोषण के लिए एक नया कानून जो वो भी लाया गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को, यानी कि अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चे, यानी कि अभी क्या नियम लाया गया है कि अगर माता पिता अपने लड़कों के साथ, अपने लड़के के साथ रहना नहीं चाहते, अगर उनकी एक लड़की है तो अपनी लड़की के साथ भी वह रह सकती है। और अभी ये नियम लाया गया है कि सभी बच्चे को अपने माता पिता का भरण पोषण करना कंपलसरी है। अगर वो अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं करते, अनेक और जो माता पिता हाईकोर्ट में याचिका जारी करती है तो कंपलसरी उसके बच्चे पर जो है वो कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो हाल ही में ये अधिनियम जो है वो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लड़के होते हैं उनको ही माता पिता का भरण पोषण करने का अधिकार होता है, बट अब लड़कियां भी माता पिता का भरण पोषण कर सकती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कर्नाटक के द्वारा लाया गया है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं मित्रों। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाड़ा प्रेजेंट टाइम पे कर्नाटक के गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दवाओं और उपकरणों सहित कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने पर किस कानून को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जारी की गई है? तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लाने के लिए कहा गया है। तो इसके बारे में हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है क्या? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम NSA कहते हैं, वह एक निर्वाधिक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के लिए उसको उसके जो भविष्य होते हैं उनमें अपराध करने से रोकने के लिए या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में रखना शामिल होता है। ओके, और संविधान के अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत
यह कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कारणों के लिए एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निकाय निरोध और प्रतिबंध लगाने की अनुमति का प्रावधान भी किया गया है। ओके, और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है वो अभी लाया गया है, ताकि क्या सके कि भाई आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट, कालाबाजारी, इन सब को रोकने के लिए यह जो अधिनियम हो वो लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जाहिर की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WHO के द्वारा किस वैक्सीन को अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर है डी, सिनोवैक्स। तो हाल ही में सिनोवैक्स जो वैक्सीन है उनके द्वारा WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज़ के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई और ये वैक्सीन चाइना का दूसरा वैक्सीन है। इससे पहले सिनोफार्म नाम की एक वैक्सीन है, उनकी भी इमरजेंसी जो अप्रूवल है वो WHO के द्वारा दी गई थी। अब इसकी दूसरी जो वैक्सीन है सिनोवैक्स, उनको भी मित्रों ये जो है इमरजेंसी यूज़ के लिए मिल गई। अब WHO के द्वारा मिली है तो WHO के बारे में जान लेते हैं मित्रों। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो टेड्रोस अथानम गेब्रेयेसस प्रेजेंट टाइम पे WHO के हेड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मानव विकास आयोग के अध्यक्ष के तौर पे किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है बी, अरुण कुमार मिश्रा। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानव विकास आयोग के अध्यक्ष के तौर पे अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है। अरुण कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की चयन समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। वह स्वतंत्र तरीके से मानव के अधिकारों है उनका उल्लंघन पर किया जाता है, उन सब पर देखरेख करती है, मानवाधिकार के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है। तो इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MB टैग नामक एक डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, IIT रोपड़। तो हाल ही में IIT रोपड़ के द्वारा MB टैग नामक एक डिवाइस जो है वो लॉन्च की गई। यह डिवाइस भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस है जो तापमान दर्ज करती है। ओके, कोल्ड चेंज प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली डिवाइस है। यह अत्याधुनिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात IoT जो डिवाइस है वो है, जो खराब होने वाले उत्पादों, वैक्सीन, यहाँ तक कि शरीर के अंगों एवं रक्त की ढुलाई के दौरान उनके आसपास का रियल टाइम जो है वो दर्ज करती है। IIT रोपड़ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ओके, चलते हैं आगे मित्रों। आज हम बात करेंगे एक फैक्ट के बारे में और वो फैक्ट है NCPCR मतलब नेशनल कमीशन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एक्ट, बराबर। तो हम इसके बारे में हम बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए महामारी के दौरान अपने निकट जो लोगों थे उनको खोने वाले और सदमा को झेलने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के तरीकों की जांच की जा रही है। हाल ही में आप सबको मालूम ही होगा कि जिस बच्चे के लिए जिसकी भी बच्चे की माता पिता या उसके माता या पिता की किसी भी की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है तो उन सब के लिए जो है वो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार जो है वो अपने तरीके से अलग अलग सहायता प्रदान करती है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर किसी भी बच्चे के माता या पिता में से कोई एक जो है वो कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है तो उन सब बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पे जांच की जाएगी, उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इस संबंध में 28 मई को अदालत ने केंद्र सरकार को महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का आदेश जारी किया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम बात करें तो राज्यों को तकपाल देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की चिन्हित करते हुए उनकी जानकारी को संकलित करने के लिए भी कहा है कि आपके राज्य में कितने बच्चे हैं कि जो अनाथ हुए, उन सब की एक लिस्ट जो है वो तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा है। ओके। और बाल स्वराज नाम का एक जो ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है, उस पर जुटाई करवाई जानकारी के आधार पर NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स, इन सब के बारे में बताया गया। अब NCPCR के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आयोग के जो कार्य होते हैं वो देश में बनाए गए समस्त विधि विधान, नीति, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र, भारत के संविधान, साथ ही में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप वो कार्य करते हैं, उनको सुनिश्चित करना इसका काम। ओके। तो आप सब जानते होंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अगर इस एग्जाम में इसके द्वारा पूछा जा सकता है। ओके, चलते हैं आगे। UN स्पेशल रिपोर्टर्स यानी कि प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र की ओर से कम करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा निर्दिष्ट देश या विषयगत अधिदेश पर कार्य करते हैं। विषयगत या दृष्टि विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से मानवाधिकारों पर रिपोर्ट करने, सलाह देने के आदेश जो है वो जारी करती है। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी डाउट हो तो मित्रों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। साथ ही में मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।